Hello everyone, I am Dr. Manbir Singh, cataract, glaucoma and refractive surgeon at High Tech Eye Care and Laser Center भोपाल। आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट के बारे में, जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। आज का जो टॉक है वो क्या होता है कैटरैक्ट, क्या इस बीमारी के लक्षण होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये सभी पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैटरैक्ट क्या होता है। हमारी जो आँख है उसके अंदर लेंस होता है। जैसे ये हमारी आँख है, ये आँख की पुतली है यानी कि कॉर्निया। इसके बाद आँख के अंदर एक लेंस होता है जो आइरिस या काली पुतली के पीछे रहता है। फिर वहाँ से लाइट जाती है पीछे पर्दे में, जिसे रेटिना कहते हैं, और ये आँख की नस लेके रोशनी दिमाग तक जाती है। उम्र के साथ जो ये हमारा लेंस है इसमें धुंधलापन आ जाता है और इसी को मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं। तो ये जो क्लियर लेंस था ये ओपेक हो जाता है, तो हमारा विजन अफेक्ट करने लगता है। कैटरैक्ट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये जिसमें आप देखेंगे कि लेंस के साइड्स वाले हिस्से में ओपेसिटी या सफ़ेद हो गया है, सेंट्रल वाला एरिया क्लियर है। कुछ मोतियाबिंद होते हैं जिसमें कि सेंटर में ही मोतियाबिंद होता है, आसपास का लेंस क्लियर है। सो बेसिकली जब हमारी आँख के लेंस में ओपेसिटी या सफ़ेदी आ जाए उसे मोतियाबिंद कहते हैं। कैटरैक्ट मोस्ट कॉमनली बढ़ती उम्र के साथ देखा जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कैटरैक्ट बढ़ने की चांसेस बढ़ते जाते हैं, बट कुछ मरीज़ों में कम एज में भी कैटरैक्ट आ जाता है। अर्ली कैटरैक्ट के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला, अगर आँख में कभी कोई चोट लगी हो, जिसे हम ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहते हैं, कि चोट लगी और आँख में लेंस धुंधला हो गया। दूसरा, अगर कोई मरीज़ आँख में स्टीरॉयड ड्रॉप्स या किसी अपनी दूसरी बीमारी के लिए स्टीरॉयड टैबलेट्स ले रहा है लॉन्ग टर्म, उसमें भी मोतियाबिंद जल्दी उम्र में आ जाता है। इसे हम स्टीरॉयड इंड्यूस्ड कैटरैक्ट कहते हैं। तीसरा, अगर आँख में कुछ सूजन है या जिसे हम आयरिडोसाइक्लाइटिस या यूवियाइटिस, आँख के किसी दूसरे हिस्से में सूजन है, तो भी कैटरैक्ट जल्दी आ जाता है। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। इसके अलावा कई बार बच्चों में पैदाइशी भी मोतियाबिंद हो सकता है या कम उम्र में भी, चाइल्डहुड में भी कैटरैक्ट आ सकता है। इसे हम डेवलपमेंटल या कंजेनाइटल कैटरैक्ट बोलते हैं। अब कैटरैक्ट से पेशेंट को क्या लक्षण होंगे, उसे क्या दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहली जो आती है सिम्टम वो है धुंधलापन। जो मरीज़ बोलता है कि मुझे धीरे धीरे मेरी दृष्टि दूर की कम होती जा रही है। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में सिम्टम आता है कि नाइट ड्राइविंग में मुझे दिक्कत आती है, लाइट ऐसी फैलती हुई लगती है, जिसे हम ग्लेयर या हेलोज बोलते हैं। तीसरा, कई पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें डबलिंग हो रही है, विजन में थोड़ा डबल दिख रहा है या उतना साफ नहीं दिख रहा। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं कॉमन कैटरैक्ट में। मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है दूर की दृष्टि का धीरे धीरे कम होते जाना। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट क्या है। तो कुछ पेशेंट्स पूछते हैं हमसे, क्या कुछ दवाई से के द्वारा कैटरैक्ट ठीक हो सकता है। नहीं, कैटरैक्ट के लिए अभी कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ऐसी कोई दवा नहीं आती जो आपके धुंधले लेंस को दोबारा से क्लियर कर सके। इसका एक ही उपचार है कि हम आपका जो ओपेक लेंस या जो धुंधला लेंस है उसको आँख से रिमूव करके एक क्लियर लेंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और इसे मोतियाबिंद ऑपरेशन या कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी भी अलग अलग प्रकार की होती है। पुराने ज़माने में मोतियाबिंद ऑपरेशन एक बड़े चीरे द्वारा होता था, जिसमें आँख में टांके भी लगते थे। इस पद्धति से पूरा का पूरा लेंस आँख के बाहर निकाल लेते थे और एक नॉन फोल्डेबल या रिजिड मटेरियल का लेंस आँख में लगा देते थे। क्योंकि पूरा लेंस हमको निकालना होता था और एक नॉन फोल्डेबल या रिजिड लेंस आँख में डालना होता था, तो जो चीरा लगता था या जो हमारा वूंड बनता था आँख में, वो काफ़ी बड़ा बनता था, इसलिए इसमें टांके भी आते थे। फिर आज की डेट में जो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है उसे फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी कहते हैं। कुछ लोग इसे लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी भी कहते हैं, बट लेज़र कैटरैक्ट सर्जरी एक अलग चीज़ है।
फेको एमल्सिफिकेशन में ये जो आँख में चीरा लगता है ये 2 से 3 मिलीमीटर का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये आपका मोतियाबिंद है, इसे हम समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए समझें कि एक आम की तरह है। तो मोतियाबिंद जो है उसको अंदर की गुठली और गूदा समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम जो लेंस का ऊपरी छिलका है, जिसे हम एंटीरियर कैप्सूल बोलते हैं, उसे ओपन करते हैं। फिर वो मशीन के द्वारा मोतियाबिंद को आँख के अंदर ही टुकड़े कर करके हम खा जाते हैं बेसिकली। उसके बाद जो पीछे का छिलका है, पीछे की झिल्ली है, उसके ऊपर हम एक लेंस रख देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है जिसे हम फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी कहते हैं। जो एक और कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है वो ये है कि क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए मोतियाबिंद पकने का? तो इसका जवाब है नहीं। पुराने ज़माने में जब वो बड़े चीरे वाली सर्जरी, जिसे ECCE बोलते थे, वो करते थे, तब हम इंतज़ार करते थे कि मोतियाबिंद पकने दो, क्योंकि हमें बड़ा चीरा लगाना होता था, आँख में टाँके भी लगते थे। तो जो विजुअल रिकवरी होती थी वो स्लो होती थी और उतनी अच्छी कई बार नहीं होती थी। जो अब हम लेटेस्ट टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं, इसमें विजुअल रिकवरी इमीडिएट होती है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही मरीज़ों का विजन क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़, जितना कैटरेक्ट हार्ड हो जाए या मैच्योर हो जाए, फेको एमल्सिफिकेशन सर्जरी उतनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए अर्ली स्टेज में सर्जरी कराना बेनिफिशियल होता है। तो क्या है सही समय ऑपरेशन कराने का? ये भी मरीज़ टू मरीज़ वेरी करता है। अगर कोई मरीज़ है जिसे अपनी डेली एक्टिविटीज़ या अपने नॉर्मल डे टू डे रूटीन वर्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो कंफर्टेबल है अपने विजन से, वो मरीज़ सर्जरी डिले भी कर सकते हैं। और कुछ मरीज़ हैं जैसे कि पायलट्स हैं या कोई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनका लिए क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है उनके डेली वर्किंग के लिए, तो उन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं कि आप जल्दी ऑपरेट करा लो। कुछ वैरायटी ऑफ कैटरेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें जल्दी सर्जरी करनी पड़ती है, और कुछ वैरायटी ऑफ कैटरेक्ट्स में हम सर्जरी डिले भी कर सकते हैं। अब एक तीसरा जो कॉमन सवाल हमसे मरीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, लेंस आँख में कौन सा डालेंगे? तो आज हमारे पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ लेंसेज मौजूद हैं, बट पेशेंट्स के मन में एक ये भ्रांति रहती है कि लेंस ही सब कुछ है। ऐसी बात नहीं है। आपका कैटरेक्ट सर्जन का स्किल लेवल कैसा है, कैटरेक्ट सर्जरी की टेक्निक कैसी है, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली मशीन या इक्विपमेंट कैसी है, ये सब चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लेंस। सिर्फ लेंस की क्वालिटी से आपका विजन या आई का ऑपरेशन का रिज़ल्ट नहीं डिफाइन कर सकते। सारी चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए आप सिर्फ लेंस कौन सा है ये नहीं पूछें, आप सर्जन का स्किल, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ हो रही है और उसको कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, ये सब चीज़ें डिस्कस करके उसके बाद ही आप डिसाइड करें। अब लेंसेज की जहाँ तक बात है, तो ब्रॉडली हमारे पास कुछ इंडियन लेंसेज हैं, कुछ इम्पोर्टेड लेंसेज हैं। इंडियन लेंसेज थोड़े से कम कॉस्ट के होते हैं, चीपर होते हैं। इम्पोर्टेड लेंस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बेटर होती है। इसको आम भाषा में समझने के लिए हम बाज़ार में टीवी लेने जाते हैं तो हमारे पास ओनिडा का टीवी भी है, सोनी का टीवी भी है। तो अब मरीज़ हमसे पूछते हैं क्या डिफरेंस होता है ये लेंसेज में, तो मैं उन्हें यही बताता हूँ कि आपको जैसे टीवी में बेटर कॉन्ट्रास्ट, बेटर कलर, बेटर ब्राइटनेस, पिक्चर क्वालिटी उतनी आपको शार्प दिखती है जितनी सोनी के टीवी में, उतनी ओनिडा के टीवी में नहीं मिलेगी। उसी तरह जो अगर हम अच्छी क्वालिटी के लेंसेज यूज़ करेंगे तो आपकी जो क्वालिटी है विजन की और इमेज की, कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब चीज़ें बेटर होंगी। दूसरी चीज़, हम लेंसों को 2 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक जो स्टैंडर्ड लेंसेज हैं जिन्हें मोनोफोकल लेंस कहा जाता है, और कुछ लेंसेज हैं जिन्हें मल्टीफोकल या एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस या EDOF लेंस कहा जाता है। हम ऐसे समझें कि जैसे हमारा यंग एज होती है तो हमारा जो लेंस है वो अपना शेप चेंज कर लेता है। जैसे हम दूर देख रहे हैं तो लेंस का शेप ऐसा है, अगर हम किसी पास की चीज़ में फोकस कर रहे हैं तो लेंस अपना शेप ऐसा कर लेता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो फोकल पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। और हम दूर देखने के लिए अगर ऐसा फोकस
करना है पास देखने के लिए लेंस ने ऐसा शेप कर लिया, तो हमें दूर पास दोनों का बढ़िया दिखता है। 40-45 साल की उम्र के बाद जो है लेंस का ये जो मूवमेंट है ये कम हो जाता है, क्योंकि लेंस रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और आई के मसल्स भी थोड़े से वीक हो जाते हैं। इसीलिए देखा गया है आमतौर पर सभी को 40-45 साल की उम्र के बाद पढ़ने के लिए, पास का कुछ भी देखने के लिए, अखबार मोबाइल देखने के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और यही यंग एज में नहीं पड़ती। ऐसे ही जब आँख के अंदर हम लेंस इम्प्लांट कर देते हैं तो इसमें जो स्टैंडर्ड कॉमन लेंस होते हैं वो मोनोफोकल होते हैं। मोनोफोकल यानी कि वो लेंस जो एक ही फोकल पॉइंट पे वर्क करते हैं। मतलब मरीज़ को दूर का विज़न तो क्लियर हो जाता है, बट पास का कुछ भी पढ़ने का या मोबाइल देखने या इंटरमीडिएट दूरी, जितनी दूरी में हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, यानी अपने चेहरे से 50 से 60 सेंटीमीटर दूर का देखने के लिए पेशेंट को प्लस नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है। अब मोनोफोकल लेंस के क्या एडवांटेज हैं? इसमें आपका जो दूर का विज़न, डिस्टेंस विज़न है, वो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। नाइट विज़न बहुत अच्छा रहेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमको पास का कुछ भी काम करना है, पढ़ना है, या इंटरमीडिएट दूरी का कुछ काम करना है, जैसे कंप्यूटर पर वर्क करना है, तो उसके लिए आपको फुली ग्लासेस पे या चश्मे पे डिपेंडेंस रहना पड़ेगा। बिना चश्मे के आप पास का नहीं पढ़ पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे वैरायटी ऑफ लेंसेज आते हैं उन्हें बोलते हैं मल्टीफोकल। अब ये मल्टीफोकल लेंसेज में रिंग्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो आँख के अंदर लाइट आ रही है उसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। 30% लाइट जो है वो हमारी डिस्टेंस विजन के लिए हो जाती है, 33% इंटरमीडिएट रेंज विजन के लिए हो जाती है, और 33% नियर विजन के लिए। तो इसमें क्या एडवांटेज मिलता है, इसमें हमें चश्मे पे डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं या बहुत कम रहती है। हमें दूर का पास का दोनों काम 90% हम बिना चश्मे के कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये लाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जो नाइट विजन की क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू मोनोफोकल लेंस। दूसरा, क्योंकि ये लेंस में ऐसे रिंग्स होते हैं, ये लाइट को थोड़ा सा डिफ्रैक्ट कर देते हैं, फैला देते हैं। तो रात में जो लोग हाईवे पे ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं उसमें लाइट्स के आगे हमें हेलोज या ग्लेयर महसूस होता है कुछ मरीज़ों में। ज़्यादातर पेशेंट्स में समय के साथ ये ग्लेयर और हेलोज धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जब हम दोनों आँख में मल्टीफोकल लेंस लगा देते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरो अडेप्ट कर जाता है और ये ग्लेयर और हेलोज की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाती है। बट कुछ पेशेंट्स में ये ग्लेयर और हेलोज की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो कौन सा लेंस किस पेशेंट के लिए आइडियल है ये डिपेंड करेगा, पहली चीज़ आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। मल्टीफोकल लेंस सबसे बेस्ट सूटेबल होते हैं हाउसवाइफ्स के लिए, जिन्होंने रात में ज़्यादा ड्राइव करना नहीं है, जो चाहती हैं कि टीवी भी बिना चश्मे के देख लें और मोबाइल या रीडिंग भी बिना चश्मे के कर लें। और जो लोग नाइट ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं या जो इस टाइप के प्रोफेशंस में हैं जिन्हें नाइट विजन में क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, उनके लिए हमारी एडवाइस रहती है कि आप मोनोफोकल लेंस ही चूज़ करें। दूसरी चीज़ जो डिसाइड करती है कि आपकी आई के लिए कौन सा लेंस बेटर होगा, वो आपकी आई के बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है। आपका कॉर्निया कैसा है, आँख की पुतली, आपका रेटिना कैसा है जो आँख का पर्दा है, आपकी आँख की नस कैसी है। अगर आपको रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन, या आपको ग्लोकोमा है, कांचियाबिंद, या आपका जो कॉर्निया है उसमें कोई प्रॉब्लम है, हेल्दी नहीं है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमारा सुझाव रहता है कि आप मोनोफोकल लेंस ही चूज़ करें। अगर आपकी आई में बाकी सब स्ट्रक्चर्स बिल्कुल हेल्दी हैं तो फिर आप मल्टीफोकल या ट्राईफोकल लेंसेज भी चूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा उनके साथ। अभी लेटेस्ट एक लेंसेज आए हैं जिनको कि कहते हैं ईडॉफ लेंस, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ये क्या है, ये मोनोफोकल और मल्टीफोकल के बीच का कुछ है। इसमें आपको रिंग्स नहीं मिलेंगी, तो आपको रात में ग्लेयर और हेलोज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसमें आपको नियर विजन जो एकदम पास का है, जैसे मोबाइल वगैरह, न्यूज़पेपर, वो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, बट इंटरमीडिएट विजन आपका क्लियर रहेगा। जो 60 to 80 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा बिना चश्मे के।
और पढ़ने के लिए भी अगर लार्ज फॉन्ट साइज़ है, बड़ा प्रिंट का है, हेडलाइंस वगैरह वो आप पढ़ पाएंगे। अगर बहुत छोटा साइज़ का फॉन्ट रीड करना है उसके लिए थोड़ा सा आपको +1 से +1.5 पावर का चश्मा लेना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा मोनोफोकल का और थोड़ा मल्टीफोकल दोनों के एडवांटेज मिल जाएंगे और डिसएडवांटेज कम से कम है। तो ये हो गए लेंसेज के प्रकार। अब मोनोफोकल में और मल्टीफोकल और ईडॉफ, इन तीनों में इंडियन कंपनीज़ के भी आते हैं जो थोड़े चीपर पड़ते हैं, और इम्पोर्टेड कंपनीज़ के भी लेंसेज आते हैं जो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि लेंस एक ही बार लगता है, सर्जरी एक ही बार होती है लाइफ में, तो अच्छा ही चूज़ करना चाहिए। बाकी आपकी आई की कंडीशन देखते हुए, आपकी लाइफस्टाइल देखते हुए आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, और जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा, आपका डॉक्टर आपके लिए वही लेंस सजेस्ट करेगा।